नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी मंथन सीरीज में ज्योग्राफी की ये 4th क्लास है और उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इसको कंटिन्यूस रूप से देख रहे होंगे। तो आज का पहला सवाल हमारा क्या है, हम स्टार्ट करते हैं अपने बिना समय गंवाए ही पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। यानी कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को जब अर्थ की समझते हैं तो इसको समझने के लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स क्या है, सबसे साइंटिफिक सोर्स क्या है कि किसके माध्यम से हम एक अच्छी जानकारी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में देख पाते हैं। तो सबसे पहले आपका अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया और प्लेट विवर्तनिकी। तो इसको मैं एक बार आपको डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम 2-3 चीजों से समझ सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए क्या होता है। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि भाई हम डायरेक्ट सोर्सेज की अगर बात करें कि डायरेक्ट सोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम पृथ्वी की सरफेस की खुदाई करें और खुदाई करने के बाद में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जितने भी जानकारी है वो सारी जानकारी एक साथ इकट्ठा करें। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, अभी तक पृथ्वी पर जो हाईएस्ट खुदाई हुई है वो 12 किलोमीटर की हुई है। इससे ज़्यादा हम पृथ्वी को खोद नहीं पाए। तब हम क्या करते हैं कि कुछ सोर्सेज की बात करते हैं। वो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। तो एक तो हम अप्राकृतिक साक्ष्यों की बात करते हैं। अप्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, और एक है आपका प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। नेचुरल एविडेंस और अननेचुरल एविडेंस या सोर्सेज। ठीक है, तो देखिए, अप्राकृतिक स्रोतों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका घनत्व, डेंसिटी। तो डेंसिटी के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं। दूसरा है आपका तापमान, टेम्परेचर के बेसिस पर किस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है वो देखते हैं। और तीसरा है आपका दाब या प्रेशर। तो इनके तीनों के बेसिस पर जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के बारे में बात करते हैं तो ये तीनों के तीनों आते हैं आपके अननेचुरल एविडेंस या अननेचुरल सोर्सेज में। इसके अलावा अगर हम प्राकृतिक स्रोतों की बात करें कि भाई प्राकृतिक स्रोतों में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले आती है आपकी भूकंपीय तरंगें या भूकंप विज्ञान। और भूकंप विज्ञान में हम लोग भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं, सिस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं। इसके बाद में आता है आपका ज्वालामुखी, वोल्केनो। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके उल्कापिंड। ठीक है, तो इनमें से सबसे ऑथेंटिक जानकारी का जो स्रोत है वो भूकंप विज्ञान को माना जाता है, सिस्मोलॉजी को माना जाता है। इसके अंतर्गत हम सिस्मिक वेव्स के माध्यम से क्या करते हैं, पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब सिस्मिक वेव्स को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पी, एस और एल। पी वेव, एस वेव और एल वेव। इन तीनों तरंगों का व्यवहार अलग अलग होता है, इसीलिए इन तीनों तरंगों की स्टडी करने पर हमें पता चलता है कि अगर पृथ्वी अंदर से एक जैसी होती तो तीनों भूकंपीय तरंगों का व्यवहार भी क्या होता, एक जैसा होता। जबकि ऐसा नहीं है। तो सबसे ऑथेंटिक या सबसे साइंटिफिक सोर्स जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने का, वो आपका क्या हो जाएगा, भूकंप विज्ञान हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, तो वो है आपका भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी। हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी भी बोलते हैं। और सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ये एक भूगोल की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। तो इसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है और भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के बारे में हमें साइंटिफिक जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका कि सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो अब अगर हम भूकंपीय तरंगों के बारे में बताएं कि भाई भूकंपीय तरंगों की स्टडी करने के बाद में
हम पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांटते हैं, तब हम 3 भागों में बांटते हैं। इसका मतलब पृथ्वी की कितनी परतें हैं, 3 लेयर्स हैं, और वो 3 लेयर्स आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये जो लेयर है इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, मिडिल लेयर को हम लोग मेंटल कहते हैं, और इनर लेयर को हम लोग कोर कहते हैं। क्रस्ट की जो डेप्थ है वो 32 किलोमीटर है, मेंटल की जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर तक है, और आपकी कोर की जो डेप्थ है वो 6371 किलोमीटर तक है। इसी को हम लोग पृथ्वी की रेडियस भी कहते हैं, त्रिज्या भी कहते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या अगर पूछी जाए कि कितनी है, तो उतनी ही है जितनी की कोर का बिल्कुल पृथ्वी का जितने सेंट्रल पार्ट है आपका। लेकिन यहां पर जो पूछा गया है वो पूछा गया कि सियाल, सीमा और नीफे के रूप में अर्थ को किसने डिवाइड किया है। तो देखिए सबसे अपर लेयर यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सियाल, इसे हम लोग कहते हैं सीमा, और इसे हम लोग कहते हैं नीफे। तो इसका जो सबसे पहले वर्गीकरण किया था वो किया गया था स्वेस के द्वारा, और जो क्रस्ट, मेंटल, कोर के रूप में जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है किसके द्वारा, ग्रांट के द्वारा। तो ये वर्गीकरण ग्रांट के द्वारा दिया गया, और ये वर्गीकरण आपका स्वेस महोदय ने दिया था। किसने दिया, स्वेस ने दिया। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो स्वेस के द्वारा किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हमें उस पर बात करनी है। देखिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए हमारी अर्थ को इनर लेवल पर कितनी लेयर्स में हमने डिवाइड किया था, 3 लेयर्स में डिवाइड किया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये हो गया आपका सियाल, ये हो गया आपका सीमा, और ये हो गया आपका नीफे। और अगर हम केवल क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट को भी हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और लोअर यानी कि निचला क्रस्ट। अपर क्रस्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या महाद्वीपीय क्रस्ट, और इसे हम लोग कहते हैं ओशिनिक क्रस्ट या महासागरीय क्रस्ट। तो हमारी जो अपर क्रस्ट है ये आपकी बनी हुई है ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से, और जो ओशिनिक क्रस्ट है या लोअर क्रस्ट है ये बनी हुई है आपकी बेसाल्ट चट्टानों से। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो था वो क्या था कि सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। तो इसमें आपको ग्रेनाइट भी मिलेगा और नीस चट्टानें भी मिलेंगी, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। तो यहां पर आपकी बेसाल्ट चट्टानें मिलेंगी और गैब्रो जैसी चट्टानें मिलेंगी, जिनका घनत्व क्या होता है, ग्रेनाइट से अधिक होता है। तो इनकी डेंसिटी अधिक होगी किससे, ग्रेनाइट से, तो इनकी डेंसिटी कम होगी। इसीलिए महाद्वीपीय क्रस्ट का जो निर्माण होगा वो ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों से होगा, और महाद्वीपीय क्रस्ट का जो निर्माण होगा वो बेसाल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानों से होगा, जिनकी डेंसिटी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो अंदर जाने पर घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, डेंसिटी बढ़ती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नीफे नाम से ही पता चल रहा होगा। देखिए सियाल का मीन्स ये भी होता है कि यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों पदार्थ आपके एक साथ मिलेंगे, तभी इसका नाम क्या है, सिलिका सियाल है। और सीमा का मीन्स होता है यहाँ पर सिलिका के साथ साथ मैग्नीशियम मिलेगा। क्या मिलेगा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया, सीमा कहा गया। तो इसमें उपस्थित पदार्थों के आधार पर यह नामकरण किया गया सियाल, सीमा और नीफे। यहां मिलेगा आपको निकेल और फेरस। तो जो हमारा कोर है ये निकेल से और फेरस से मिलकर बना हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट ही हमारे इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो उपर्युक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी इसके अकॉर्डिंग सही होगा।
कि ऊपरी क्रस्ट या ये कहें कि सियाल जो है वो ग्रेनाइट और नीच जैसी चट्टानों से मिलकर बना है। सीमा आपका मुख्यतः बेसाल्ट और गैब्रो से बना है। क्रोड में आपके यानी कि कोर में निकेल और लोहा पाया जाता है और उपयुक्त सभी। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। तो अभी हमने देखा था कि भूपृष्ठ की कौन सी परत में, सीमा में। सीमा मीन्स मेंटल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है आपका, बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती हैं। सियाल में, सीमा में, नीफे में किसी में नहीं। तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा सियाल है इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें ग्रेनाइट की अधिकता पाई जाएगी। क्या मिलेगा, ग्रेनाइट अधिक मिलेगा। सीमा में आपका बेसाल्ट अधिक मिलेगा और नीफे में आपका लोहा और चुम्बक दोनों चीजें मिलेंगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा आंसर बी सही होगा इसमें, कि बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता जो है वो किसमें पाई जा रही है, आपकी सीमा में पाई जाती है। ठीक है। अगला सवाल, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो अभी हमने देखा कि जो नीफे वाला पार्ट है इसमें आपको क्या मिलेगा, निकेल और फेरस। निकेल एक मैग्नेट है, यहां पर चुंबक है, और फेरस क्या है आपका, आयरन है, लोहा है। तो कोर के अंदर जब ये दोनों पदार्थ आपस में फ्रैक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अंदर हमारी कोर क्या कर रही है, अपने एक्सिस पर कोर भी रोटेट करती है। जब कोर रोटेट करती है तो निकेल और फेरस आपस में टकराते हैं, तो उनके टकराने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इसका जो प्रभाव है वो हमारे सरफेस पर देखा जाता है। और सरफेस पर किस रूप में देखा जाएगा कि इसकी वजह से हमारे पशु पक्षी जो होते हैं वो उड़ पाते हैं, वायुयान का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो पाता है। तो ये सारी चीजें उसके काम में आती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए पृथ्वी की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो सबसे निचली परत, जिसे हम लोग क्रोड भी कहते हैं या कोर भी कहते हैं। ठीक है। तो कोर में आपके लोहे की और चुंबक की, इन दोनों की प्रधानता पाई जाएगी। इसका मतलब निकेल और फेरस दोनों चीजें आपको इसमें एक साथ देखने को मिलेंगी, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिन होगी। क्लियर। अगला सवाल, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जो सबसे अपर लेयर है पृथ्वी की, उसके लिए सियाल, सीमा और नीफे, इन तीनों शब्दों का जो प्रयोग किया था वो स्वेस ने किया था। किसने किया था, स्वेस ने किया था। ये अभी हम देख चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो भी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो जो हमारी अर्थ की जो कोर है, जो सेंटर है, उसमें हमारा कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल पाया जाता है या मैटर पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका निकेल। तो निकेल क्या है आपका, चुंबक है। ठीक है, ये याद रखिए। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, स्थल मंडल से तात्पर्य है। स्थल मंडल का मीन्स पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग या पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। इनमें से देखते हैं क्या है। तो मैं एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। देखिए, इंटरनली हमारी जो अर्थ है इसको हम लोग कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कई स्फीयर्स में डिवाइड किया गया है। तो ये अर्थ हो गई आपकी, ये आपकी क्रस्ट, ये मेंटल, और ये जो पार्ट है आपका यहां से लेके यहां तक, उसके बाद यहां से लेके यहां तक, हम इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो, हमारी जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट का विस्तार केवल 32 किलोमीटर तक मिलेगा आपको। उसके बाद मेंटल का जो विस्तार मिलेगा वो 2900 किलोमीटर तक मिलेगा, और कोर जो है ये 6371 किलोमीटर तक फैली हुई है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि स्थल मंडल का विस्तार कहां तक है, तो या स्थल मंडल से तात्पर्य क्या है, तो आप उसे समझ जाएंगे अभी। तो देखो, 32 किलोमीटर की गहराई तक हमको क्या मिला, हमको कोर मिला। अब 32 किलोमीटर से यहां से लेकर के यहां तक जब हम आते हैं, तो ये जो एरिया है ना पर्टिकुलर, ये 100 किलोमीटर का एरिया है। तो 100 किलोमीटर के एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, स्थल मंडल। इसी को हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में,
लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर का जो एक्सपेंशन है वो कितने किलोमीटर तक पाया जाएगा, वो 100 किलोमीटर तक पाया जाएगा। इसके बाद 100 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है यहां तक का, ये 300 किलोमीटर हो गया। इसी को हम बीच वाले पार्ट को कहते हैं दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं इसको? दुर्बल मंडल कहते हैं। इसी को इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 300 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक का जो रेंज है आपका, ये कहलाता है आपका मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। और यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, बिल्कुल कोर के इनर पार्ट तक, ये जो मंडल है इसको हम लोग कहते हैं ताप मंडल या पायरोस्फीयर। क्लियर है? तो ये 4 मंडल हैं। तो क्वेश्चन स्थल मंडल से संबंधित आपसे पूछा गया है। देखिए, स्थल मंडल में एक तो आपकी पूरी क्रस्ट आ गई, तो क्रस्ट से इसका निर्माण हुआ। दूसरा अपर मेंटल वाला पार्ट आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पार्ट है ये पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है, क्या है ये? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। तो इतने पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। अभी आगे और भी क्वेश्चन है इससे संबंधित, तो वहां बाकी चीजें और डिस्क्राइब करूंगा। देखिए, तो जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? डी होगा, कि पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पाया जाएगा। और ये बाह्य पपड़ी क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से मिलके बनी हुई है। क्लियर है यहां तक? तो ऑप्शन क्या सही होगा इसका? डी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर जाने पर, इसका मतलब सरफेस से जब हम इसके सेंटर की ओर जाते हैं, कहां जाते हैं? सरफेस से सेंटर की ओर जाने पर अर्थ की जो डेप्थ होती है ना, वो क्या हो जाती है? ये बढ़ जाती है। और जैसे इसकी डेप्थ बढ़ेगी तो वॉल्यूम या आयतन इसका क्या हो जाएगा? कम होगा। और इसका वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी का वॉल्यूम से इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन अंदर जाने पर टेम्परेचर में क्या होती है? वृद्धि होती है, लेकिन टेम्परेचर एक दर से अंदर नहीं बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की जो दर होगी वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। परंतु अंदर जाने पर प्रेशर भी क्या होता है? बढ़ता है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि टेम्परेचर का जो बढ़ना और घटना होता है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, मैंने दोनों चीजें आपकी बना दी हैं। ये हमारा बेसिक सरफेस है, ये वाला जो लाइन है आपकी, इसे मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है। और सरफेस से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो ये सरफेस से जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आती है दोस्तों? कमी आती है। तो तापमान कम होगा, लेकिन कितनी ऊंचाई पर तापमान कम होता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? कटौती होती है, या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसी को हम बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। क्या कहा जाता है इसको? सामान्य ताप ह्रास दर या नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। क्या कहेंगे? नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। तो सामान्य ताप ह्रास दर क्या है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, कम होता है, उसी को सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है
वो 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। तो एक ये भी आधार है, इसको भी हम क्या कहेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहेंगे। लेकिन यहां जो क्वेश्चन पूछा गया ये तो वायुमंडल का हो गया कि सरफेस से ऊपर जाने पर क्या होगा, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने पर हमारी जो गहराई है, डेप्थ है, वो क्या होती है, बढ़ती है। और डेप्थ बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा कि जब हम 32 मीटर की गहराई पर अंदर जाएंगे तब क्या होगा, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये दर जो है वो एक जैसी नहीं होती है पूरी पृथ्वी में। जब तक हम स्थल मंडल लिथोस्फीयर में खुदाई करते हैं या लिथोस्फीयर में गमन करेंगे या ट्रेवल करेंगे तो वहां पर जैसे जैसे आप 32 मीटर की गहराई पर अंदर जाएंगे टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लिथोस्फीयर से एस्थेनोस्फीयर में जाके देखेंगे तो वहां पर अब 32 मीटर की गहराई पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब वो टेम्परेचर बढ़ेगा आपका 1 किलोमीटर की गहराई पर, उससे आगे जाने पर 2 किलोमीटर की गहराई पर। तो इससे ये प्रूफ होता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तो बढ़ता है लेकिन तापमान बढ़ने की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए पृथ्वी अगर अंदर से एक जैसी होती तो तापमान बढ़ने की दर भी क्या होती, एक जैसी होती, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इस रेट से टेम्परेचर हमारा कंटिन्यूस रूप से 6371 किलोमीटर तक बढ़ता तो लगभग पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 2 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता। और अगर कोर का टेम्परेचर इतना होता तो आज पृथ्वी हमारी एक ग्रह न होकर के एक स्टार बन जाती। बात समझ में आ रही है? तो अंदर जाने पर टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की जो दर है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ने की दर क्या है। तो दर बता देना कि 32 मीटर की गहराई पर जब हम अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर नहीं, ये ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तब इस तरीके से बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, ये भी रॉन्ग है। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, हाँ ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी सही होगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल है आपका कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। तो ये जो विभाजन किया गया है ना, ये भूकंपीय तरंगों के आधार पर किया जाता है। यानी कि भूकंपीय तरंगों का जो व्यवहार है वो अलग अलग परतों में अलग अलग होता है। इसीलिए ग्रांट ने हमारी भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में डिवाइड किया। पहला है भूपरपटी, इसी भूपरपटी को हम लोग भूपटल भी कहते हैं, इसी भूपरपटी को हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं। दूसरा है आपका प्रावार, जिसे हम मेंटल कहते हैं, तो मेंटल को हिंदी में प्रावार कहा जाता है। और तीसरा है आपका क्रोड, और क्रोड को ही कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। तो ये जो वर्गीकरण दिया था ये दिया था आपका ग्रैंट ने, स्वेस ने दिया था सियाल, सीमा और नीफे वाला। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहां पर हमको रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करनी है कि भाई हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। तो ये आपका, मैंने भी आपको बताया था कि ये हमारी क्रस्ट है जिसे हम भूपटल भी कहते हैं। तो ये 32 से 33 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद मेंटल आता है 2900 किलोमीटर पे। उसके बाद आपका कोर आता है 6371 किलोमीटर पे। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट तो यही सही है आपका। दूसरा, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है और महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। तो इसमें से अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जाए तो देखिए, मैंने भी आपको बताया था कि हमारी जो डेंसिटी होती है ना, जो घनत्व है, ये अंदर जाने पे बढ़ता है। और हमारी क्रस्ट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, एक महाद्वीपीय भूपटल यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट और एक महासागरीय क्रस्ट। तो महासागरीय क्रस्ट नीचे है, यहां पर आपकी ग्रेनाइट रॉक्स मिल रही हैं। इसका मतलब इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो सियाल से हुई है।
और इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो बेसाल्ट चट्टानों से, इसका मतलब सीमा से हुई है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? अधिक होगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व तो अधिक है। तो ये वाला स्टेटमेंट ही हमारा क्या है? रॉन्ग है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार, गैब्रो। मैंने अभी आपको बताया था कि क्रस्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला कॉन्टिनेंटल और दूसरा ओशिनिक। इसी को हम लोग कहते हैं अपर क्रस्ट, इसको हम लोग कहते हैं लोअर क्रस्ट। इसका जो विस्तार है वो 25 किलोमीटर तक है और इसका जो विस्तार है वो 25 से लेके 32 किलोमीटर तक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्याल से बनी है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सीमा से बनी है। यहां पर आपको ग्रेनाइट चट्टानें मिलेंगी और यहां पर आपको बेसाल्ट चट्टानें मिलेंगी। इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? अधिक होगी और इसकी डेंसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो यहां पर क्या पूछा गया कि महासागरीय सतह ओशिनिक क्रस्ट का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो हमारा ऑप्शन होगा बी सही। जबकि ये पूछता कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो वहां आ जाता ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो कम घनत्व वाली चट्टान है जबकि बेसाल्ट अधिक घनत्व वाली चट्टान है। तो हमारी जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से और महासागरीय क्रस्ट है वो बेसाल्ट से निर्मित है। अगला सवाल है आपका, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए आपसे मेंटल के बारे में पूछा गया है। पहला है कि इसकी गहराई 35 से 2900 किलोमीटर तक है, ये भी राइट है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में है। पृथ्वी के आयतन का लगभग 83.5%, द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल है। अगला, इसका औसत घनत्व तो 3.0 से लेके 5.5 तक है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, एक रॉन्ग है, वही छांटना है। देखो हमारी जो क्रस्ट मेंटल है ना, मेंटल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये अपर मेंटल हो गया और ये लोअर मेंटल हो गया। अपर मेंटल की जो स्ट्रक्चर है वो बेसाल्टिक रॉक से निर्मित है। तो यहां पर कौन सी रॉक्स मिलेंगी आपको? बेसाल्टिक रॉक्स मिलेंगी। जबकि लोअर मेंटल जो है यहां पर आपको मैग्मा चैम्बर्स दिखाई देंगे। तो मैग्मा चैम्बर्स हैं, इसका मतलब यहां जितने भी पदार्थ मिलेंगे वो लिक्विड फॉर्मेट में मिलेंगे, है ना, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, पिघली हुई अवस्था में मिलेंगे या प्लास्टिक फॉर्म में मिलेंगे। जबकि बेसाल्टिक रॉक जो है यहां जो एलिमेंट्स मिलेंगे या जो पदार्थ मिलेंगे वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। तो यही वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है कि इसका संपूर्ण भाग, इसने कहा है कि पूरी की पूरी जो मेंटल है ये आपकी प्लास्टिक अवस्था में है, जबकि ऐसा नहीं है। अपर मेंटल जो है वो आपकी बेसाल्टिक रॉक से निर्मित है, जहां पर सॉलिड चट्टानें या ठोस चट्टानें मिलती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान जो है वो आपकी किस परत में पाई जाती है? तो मेंटल में पाई जाती है, जहां पर ये बैथोलिथ, स्टॉक, सील, सिट, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, है ना, डाइक, इस तरीके की जो आकृति बनाती है उनको हम अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, जो आपकी कहां पर मिलेंगी? इसी पार्ट में जाके मिलेंगी। तो ये आंसर क्या होगा आपका? बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल में सम्मिलित है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो किन किन लेयर्स से मिलकर बना है। तो केवल ऊपरी भूपटल रॉन्ग है। ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, यानी कि ये केवल क्रस्ट की बात कर रहे हैं, यहां तक क्रस्ट आ गया आपका। इसके बाद में ऊपरी भूपटल मतलब अपर क्रस्ट, निचला क्रस्ट यानी कि पूरा क्रस्ट का निर्माण, और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। तो यही वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा? राइट है, क्योंकि स्थल मंडल के निर्माण में मैंने आपको बताया था 100 किलोमीटर तक का एरिया आता है और 32 किलोमीटर पर आपका क्रस्ट खत्म हो जाता है। तो क्रस्ट तो पूरा आ ही गया, लेकिन मेंटल का ऊपरी ठोस भाग भी इसमें आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ, चिड़िया की चोंच कहा जाता है ना? पृथ्वी की चोंच किसे कहते हैं? हिंदी में इसका क्या होगा? पृथ्वी की चोंच के नाम से किस परत को जाना जाता है? तो वो आपकी मेंटल है। तो मेंटल को ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। अगला सवाल क्या है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो हमारा जो मेंटल है वो, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो
क्रस्ट है वो किससे निर्मित है? सियाल से निर्मित है। सियाल का मतलब कि क्रस्ट में आपको सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों मिलेगा। मेंटल जो है आपका वो सीमा से निर्मित है, अर्थात यहां आपको सिलिका और मैग्नीशियम दोनों चीजें मिलेंगी। और कोर जो है आपका वो बना हुआ है निकिल और फेरस से, नीफे इसको कहा जाता है। तो यहां पूछा गया है कि सिलिका और मैग्नीज, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम। तो देखिए मेंटल के बारे में बात की गई है, तो मेंटल आपका सीमा से बना है, तो सिलिका और मैग्नीशियम इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल, मोहो असंबद्धता संबंधित है किससे? तो थोड़ा सा हम लोग डिसकंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं कि पृथ्वी को कितनी डिसकंटिन्यूटी या कितनी असंबद्धताओं में विभाजित किया गया है। तो 3 लेयर तो हमारी मेन थी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ये 32 किलोमीटर पे है, ये आपका 2900 किलोमीटर पे है। उसके बाद में इनको भी हम आगे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये ऊपरी मेंटल हो जाएगा, अपर मेंटल, और ये निचला मेंटल, सॉरी ये अपर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, और ये निचला क्रस्ट। इसके बाद में सेकंड लेयर जो है आपकी वो मेंटल है। तो मेंटल को भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कोर को भी डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ये कोर है आपका, तो ये आपका आउटर कोर यानी कि वाय कोर, और ये आंतरिक कोर। असंबद्धता का मतलब होता है कि कौन सी लेयर किसको किससे अलग कर रही है। तो देखो ये क्रस्ट का मेन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये मेन पार्ट है। इसकी खोज की थी मोहो ने, तो इसीलिए इसको कहते हैं मोहो विसिक असंबद्धता। तो मोहो असंबद्धता किसको किससे अलग करती है? ये अलग करती है क्रस्ट को मेंटल से। या हम ये भी कह सकते हैं कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी निचले क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करती है, क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है आपकी, ये जो डिस्कंटिन्यूटी है, ये भी एक मेन डिस्कंटिन्यूटी है। इसको हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी किसको किससे अलग कर रही है? कोर को मेंटल से अलग करती है। तो ये दो तो मुख्य हो जाएंगी आपकी। उसके बाद ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करती है कॉनरोड असंबद्धता। अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करती है रैपिटी असंबद्धता। और इसको अलग करती है आपकी लेहमन असंबद्धता। तो इन पांचों को आप याद रखना, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका वो क्या है कि मोहो असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में, ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच में, मेंटल एवं कोर के बीच में, आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच में। ठीक है, तो देखो यहां क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोहो असंबद्धता कहते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में आपको अभी मैंने बताया था कि रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी है, और मेंटल और कोर के बीच में आपकी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है। ठीक, ये वाला कहीं भी फिट नहीं बैठता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां फिर एक रॉन्ग स्टेटमेंट की बात की गई है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि महाद्वीपीय या महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ये सही है, अभी आपको बताया था। महासागरीय बेसिन में बेसाल चट्टानों की अधिकता है, ये भी सही है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, और पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का
83.5% मेंटल में व्याप्त है। तो यही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसको उल्टा लिख दिया गया है। समस्त आयतन का पूछे जाए तो 83.5% और द्रव्यमान का पूछा जाए तो 68%। तो इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो सरफेस पर हमारी जो चट्टानें मिलती हैं ना, वो मिलती हैं आपको सेडिमेंट्री रॉक्स, परतदार चट्टान। इसके बाद जैसे ही अंदर जाएंगे हमको मिलेगी ग्रेनाइट चट्टान, और अंदर जाने पर हमको मिलेगी बेसाल्ट चट्टान। तो ये जो सीक्वेंस आपको जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा हो वही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए परतदार ग्रेनाइट ऑप्शन ए में है, तो ये क्या होगा? सही होगा। अगला सवाल क्या है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा का मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा और पोटेशियम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो हमारा एल्यूमिनियम राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है हमारा किस पर? भूपटल पर, यानी कि क्रस्ट पर। इसके बाद आपका मिलेगा क्या? सिलिका। सिलिका के बाद मिलेगा आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद मिलेगा आयरन, फिर मिलेगा आपका मैग्नीशियम। तो इस तरीके से इनका ये सीक्वेंस है, आपको ये याद रखना है। तो इसका बी आंसर सही होगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से आपने ये वीडियो देखा होगा। बाकी बच्चों को भी इसको शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। आपका कोई डाउट हो वो भी हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, जिसका रिप्लाई आपको मिलता रहेगा। और इस क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देखने को, पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी, इंस्टाग्राम से भी, आपको जहां से भी अगर आपको लगता है कि हमारे पास तक पहुंचना आपके लिए सूटेबल हो, तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा करके आप अपना कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी में जुटे होंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।